द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में उपस्थित श्रीमान मुकेश कुमार जी जो एडवोकेट है, श्रीमान गंगा प्रसाद जी जो सरपंच हैं, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी जो सरपंच देवदासपुर के हैं, श्रीमान जज साहब, श्रीमान राम सेवक सरपंच जी, श्रीमान खुशीलाल सरपंच जी, श्रीमान रामरूप प्रधान जी, श्रीमान पदम सिंह जी, श्रीमान कमल कुमार जी, कमल सिंह निषाद जी, श्रीमान कप्तान सिंह जी, श्रीमान राम प्रकाश जी जो युवा कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, श्रीमान गौतम सिंह जी, श्रीमान शव प्रसाद जी, श्रीमान उदय सिंह जी, श्रीमान नरेश कुमार जी जो युवा अध्यक्ष हैं निषाद समाज राजाखेड़ा से, श्रीमान सतपाल जी, श्रीमान दिलीप सिंह जी, श्रीमान महाराज सिंह जी, श्रीमान सत्यराम जी, श्रीमान अजीराम जी, श्रीमान भगवान सिंह जी पूर्व उप सरपंच, श्रीमान मोहन सिंह जी, श्रीमान देवीचरण जी और इस कार्यक्रम के मंच का संचालन कर रहे भाई देवेंद्र कश्यप जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे तमाम निषाद कश्यप समाज के हमारे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी मातृशक्ति, हमारे मीडिया के साथी, आप सबों को मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज अपनों के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने जो सम्मान दिया है यहाँ, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि धौलपुर में, राजस्थान में हमारी इतनी बड़ी आबादी होगी और लोग एक आवाज़ पर इतने कम समय के नोटिस पर इतनी भारी सभा हो जाएगी, इतना बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। आप सब, इसके लिए मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबों ने जिस मजबूती के साथ लगातार 2 दिन से सब लोग लगे हुए थे, कल भी काफ़ी संख्या में इतनी ठंड के बावजूद भी लोग स्टेशन तक आए रिसीव करने, और दिल्ली में भी जाकर के जिस ढंग से आप लोग अपने समाज के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं कि हमारे समाज का कैसे कल्याण हो, कैसे विकास हो, निश्चित रूप से ये काफ़ी सराहनीय है और हम आप सबों के इस कार्य की सराहना करते हैं। और ये दर्शाता है कि अब हमारा समाज यहाँ जग चुका है और जो समाज जागृत हो गया उसको विकास के रास्ते पर कोई नहीं रोक सकता है। जिसको एक आवाज में इतना संगठित होकर के इतनी भरी तादाद में इस ठंड में भी लोग उपस्थित हो गए हैं, इसका मतलब है ये समाज अपने हक अधिकार के लिए जागृत हो गया है। साथियों, ये स्थिति बिहार में 10-15 साल पहले थी, जब निषाद समाज, चाहे वो राजनीतिक स्थिति में हो, सामाजिक स्तर पर हो, शैक्षणिक में हो या आर्थिक रूप, हर पैरामीटर पर निषाद समाज पीछे था। लेकिन हम लोगों ने संघर्ष किया और आज रिजल्ट आपके सामने है। आप सब जानते हैं कि निषाद समाज की क्या स्थिति है बिहार में, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में राजस्थान में भी निषाद समाज की एक अच्छी संस्था होगी और लोग, राजनीति हो चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में हो, लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। देखिए, कार्यक्रम में आने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि लोग एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं कि मेरे समाज में भी लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, IAS है, तो लोग को लगता है कि भाई हमारे भी बच्चे पढ़ लिख करके पदाधिकारी बन सकते हैं। नहीं तो लोगों को लगता है कि हम कुछ भी कर ले, हम ये नहीं बन सकते। तो ये हीन भावना जो है मन से निकालिए और अपने बच्चे को पढ़ाइए। शिक्षा ही वो
सूत्र है जिसको आप पढ़ के आप अपने परिवार का, अपने समाज का भला कर सकते हैं, अपने देश का भला कर सकते हैं। अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसका बच्चा पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए साथियों, इस मूल मंत्र को समझते हुए आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। हम समझते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारे समाज की आर्थिक स्थिति सब जगह कमोबेश यही है, लेकिन अंबेडकर साहब ने पुनः कहा था कि आप आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। तो एक पीढ़ी को, हमारे प्यारे बुजुर्गों, हमारे प्यारे साथियों, एक पीढ़ी को कष्ट करना होगा। एक पीढ़ी कष्ट करके अपने बच्चे को अगर जगह पर पहुंचा देते हैं तो आने वाले दिनों में आपकी पूरी पीढ़ी व्यवस्थित हो जाएगी, आपका पीढ़ी विकास कर जाएगा। इसलिए एक ना एक पीढ़ी आज जलना पड़े या कल की पीढ़ी को जलना पड़े, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा उसको। हमारे पेरेंट्स ने भी किया था। हम भी एक साधारण परिवार से थे, एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पुत्र हैं हम, और मेरे मदर फादर ने काफ़ी मेहनत किया हमको बनाने में, काफ़ी संघर्ष किया। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर की तनख्वाह बहुत कम होती है और उस कंडीशन में भी पूरे परिवार के लोगों को शिक्षा देना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हमारे पेरेंट्स इसलिए कर पाए कि उनके पास कोई नशा या कोई भी इस ढंग का कोई गलत आदत नहीं था, जिसके कारण जो भी पैसा आता था वो हमारे परिवार में पढ़ाई लिखाई में खर्च होता था। हमारे समाज के लोग ऐसा नहीं है कि कमाते नहीं हैं, अच्छे खासे अर्न करते हैं, लेकिन वो बचाना नहीं जानते। वो पैसा का जो सही खर्च हो, कहाँ पर करना चाहिए, ये तय नहीं कर पाते। लोग नशा पान में ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, जिसके कारण उनका शारीरिक क्षति भी होता है। कम उम्र में लोग बीमार पड़ने लगते हैं और पूरे परिवार फिर उनके इलाज में लग जाता है। परिवार के बच्चों पर उस समय जो है जिम्मेदारियां आ जाती हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करने भी आए हैं कि कृपया करके आप नशा से दूर हों और अपने बच्चों को पढ़ाइए। निश्चित रूप से आने वाले जो कल होगा आपका होगा। साथियों, शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन शिक्षित होना ही पड़ेगा। आज अपने बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के मूल मंत्र को समझा। आज देखिए उनके परिवार में नौकरी है और उनकी स्थिति अच्छी है। आज उनका कंडीशन इम्प्रूव कर गया। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए, मेहनत करिए, बच्चों के साथ बैठिए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे हैं, बच्चे को पैसा दे देते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं कि बच्चा पढ़ लेगा पैसा से। मेरे भाइयों, पैसा से नहीं पढ़ सकता है। उसके लिए आपको लगना भी होगा, उसके साथ, बच्चों के साथ सुबह शाम बैठना भी होगा, बच्चे से बात करनी होगी। बच्चा को कहाँ प्रॉब्लम है, क्या बनना चाहता है, आपको नहीं समझ में आती है, आप आइए, कभी बैठिए। जिनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है मैं बात करूंगा, लेकिन मेरे भाइयों, अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। जब तक पढ़ाएंगे नहीं, आपका कोई कल्याण नहीं कर सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि आज़ादी के समय हमारे अंबेडकर साहब की पारिवारिक कंडीशन कितनी खराब थी, फिर भी वो संघर्ष करके 32 डिग्री लिए थे। और बहुत सारी ऐसी डिग्रियां हैं उनके पास जो आज तक पूरे देश में मात्र 2 ही आदमी ले पाए, श्रद्धेय अंबेडकर साहब और डॉक्टर के.आर. नारायणन, जो राष्ट्रपति हुआ करते थे। मात्र 2 लोगों के पास डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री है। और अंबेडकर साहब के बारे में एक बात और बता दूं
उस समय डॉक्टर ऑफ साइंस की जो डिग्री थी, वो डिग्री 6 साल दिया जाता था उसके लिए। अंबेडकर साहब मात्र 2.5 साल में उस डिग्री को पूरा कर लिया। तो सिर्फ आर्थिक आधार पर होना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भी सही नहीं है। इसलिए हम बच्चों से कहना चाहते हैं कि आप सपना बड़ा देखिए और उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके लिए एक गौरव की बात, एक लक की बात है कि आपके यहाँ से दिल्ली जाने में मात्र 2.5 से 3 घंटा लगता है। आप अच्छी से अच्छी शिक्षा दिल्ली में जाकर ग्रहण कर सकते हैं। अपने खेत का अनाज लेकर के वहाँ खाना बना करके भी रह सकते हैं और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए, बिहार से दूर दूर के देश के जो दूर के इलाके हैं, जो दिल्ली से काफ़ी दूर है, वहाँ के बच्चे दिल्ली में आकर के शिक्षा ग्रहण करके IAS IPS और बड़े बड़े पदाधिकारी बन रहे हैं और आप नज़दीक में हैं। इसलिए इस भौगोलिक जो वरदान है आपका, इसका भी फायदा उठाइए और अपने बच्चे को पढ़ा करके उस लायक बनाइए। साथियों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना है। मेरे भाइयों, शिक्षा का मतलब नौकरी पाना एकदम नहीं है। नौकरी आप में काबिलियत होगी तो निश्चित मिलेगी, लेकिन एक ही काम एक खेती मूर्ख आदमी भी करते हैं और एक अच्छे पढ़े लिखे भी करते हैं। दोनों के काम में काफ़ी अंतर आएगा, दोनों के रहन सहन में काफ़ी अंतर आएगा। आप एक शिक्षक को देखते हैं कि 20,000 रुपया महीना कमाते हैं और एक आदमी 25,000 रुपया कमाता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है। दोनों के जीवन स्तर में काफ़ी अंतर आपको लगेगा। वो जो 20,000 रुपया कमाते हैं वो कुछ पैसा बचा भी लेते हैं, और जो 25,000 कमा रहे हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो फिजूल खर्ची करेंगे, नशा में खर्च करेंगे, और जिसके कारण उनके पास महीना के अंत में कुछ नहीं बचता है। इसलिए साथियों, सब काम छोड़ करके पहले अपने बच्चे को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चियों को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। शिक्षा ऐसी चाबी है जो हर दरवाज़ा को खोल सकती है, आपके विकास के हर दरवाज़ा को खोल सकती है शिक्षा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए। जहाँ तक राजनीतिक भागीदारी की बात है, तो इसके लिए जहाँ आप एकजुट होंगे, निश्चित रूप से लोकतंत्र में वोट के शक्ति का जीत होती है, और जिसके पास जितनी बड़ी वोट शक्ति है, वोटिंग कैपेसिटी जिसके पास जितना ज़्यादा है, उसको निश्चित रूप से भागीदारी मिलता है, चाहे वो कोई समाज हो। आवश्यकता है कि संगठित होने की, एक तरफा वोटिंग करने की, अपने किसी को नेता मानने की, ताकि जब उनके इशारे पर आप चलेंगे, उनके बात पर चलेंगे, तो बड़ी पार्टियां भी उनको आएगी, कहेगी कि आपका बहुत इन्फ्लुएंस है वहाँ, आपका बहुत प्रभाव है वहाँ, आप अगर चलेंगे तो हमारे पार्टी की जीत हो जाएगी। तो वो कल कह सकते हैं कि हमारे लोगों को जगह दीजिए, तो हम चलेंगे। हमारे भी अधिकार होना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को भी भागीदारी होनी चाहिए। तो आप अपनी बात को रख सकते हैं और आपको अधिकार मिल सकता है। इसलिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित हो और उसके बाद संघर्ष करो। और ये 3 मूल मंत्र है जिससे कोई भी समाज आगे बढ़ सकता है। शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये जब 3 बातें आप में आ जाएगी तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। लोग आपके पास आएंगे कि भाई आपके समाज का वोट हमको चाहिए, आप क्या लेंगे हमसे, आपके लिए हम क्या कर दें कि आपके समाज के लोग मेरे तरफ आ जाए। तब आप कहेंगे कि हमारे समाज के लोगों को भी राजनीति में भागीदारी चाहिए, हमारे लोगों को भी जगह चाहिए। निश्चित रूप से वो आपको जगह देंगे। ऐसे किसी के कहने से कुछ नहीं मिल जाता है। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे,
आपको हक अधिकार कोई नहीं दिला सकता साथियों। इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ, मैं 2 ही बिंदु पर आपको आज आग्रह करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो शिक्षित अपने परिवार को करिए, और दूसरी बात संगठित होइए। किसी को भी नेता मानिए, जिनमें आपकी आस्था हो, जिनके बारे में लगे आपको कि ये मेरा सही मार्गदर्शन कर सकता है, आप उनको नेता मानिए और उनके कहने पर चलिए। समाज जब तितर बितर होता है, कोई दाएं कोई बाएं जाएंगे तो किसी की वैल्यू नहीं होगी। एक साथ जब एकजुट होकर के आएंगे, एक तरफा लगेगा कि नहीं उसी आदमी का प्रभाव है, निश्चित रूप से पार्टियां उसके पास आकर के और उनको सम्मान देगी। इसलिए साथियों, क्योंकि आप लोग बहुत ठंड में बहुत देर से बैठे हुए हैं, मेरा चूँकि सरकारी कार्यक्रम था, तो सरकारी कार्यक्रम में बहुत सारे मॉनिटरिंग जो जिला समाहरणालय में था उसमें विलम्ब भी हुआ, जिसके कारण आपके बीच थोड़ा आने में भी हमें विलम्ब हुई है। लेकिन आप जिस मजबूती के साथ यहाँ डटे हुए हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमारा समाज निश्चित रूप से यहाँ भी राजनीतिक से लेकर के आर्थिक रूप में मजबूती लाएगी। आपको मैं बता दूं कि मैं भी एक साधारण परिवार से था। मेरे परिवार में दूर दूर तक बहुत कम अच्छे, सबसे ज़्यादा बड़े नौकरी में शिक्षक थे मेरे पिताजी, और मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है। 92 में मैंने मैट्रिक किया और 94 में आईएससी करने के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद 95 में मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ। एमबीबीएस करने के बाद फिर मैंने एमडी किया। एमडी करने के बाद 15-16 साल प्रैक्टिस किया। फिर मुझे लगा कि अब लाइफ मोनोटोनस हो रहा है, अब तो हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन हमारे समाज के लोग बहुत पीछे हो गए। बहुत लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब इतनी बड़ी प्रैक्टिस को छोड़ करके आप राजनीति में क्यों जा रहे हैं? राजनीति में 50-55 हो जाएगा, उम्र 60 के करीब हो जाएंगे तो आप जाइएगा।